हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे केपलर्स प्लैनेटरी मोशंस लॉ। केपलर के ग्रहीय गति के कुछ नियम हैं, 3 नियम हैं जिनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जिसके अलावा एक के प्रिंसिपल और है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कि जब कोई भी पार्टिकल रोटेशनल मोशन करता है तो उसका टोटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। और वो कंजर्व कैसे होता है उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट्स करेंगे। तो देखिए, ये इसका जो प्राइमरी टास्क है हमारा आज का है, फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर के ग्रहीय गति के नियम। केपलर के ग्रहीय गति के नियम। देखिए, केपलर के जो ग्रहीय गति के नियम है, इसके अलावा एक और टॉपिक है जिसका डिस्कशन हम करने वाले हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो जो केपलर के ग्रहीय गति के नियम है, सबसे पहले हम उसका डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, केपलर ने 1606 में एस्ट्रोनॉमी के अंदर या फिर प्लैनेटरी साइंस के अंदर जो प्लैनेट हैं उनकी मोशन से रिलेटेड कुछ लॉज दिए थे। कुछ का मतलब 3 लॉज दिए थे। केपलर ने 1606 में जो प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स की मोशन से रिलेटेड उनकी ऑर्बिट किस तरीके की होती है, उनका टाइम पीरियड किस तरीके का होता है, उनका जो पर यूनिट टाइम के अंदर जो उनका कवर एरिया होता है वो किस तरीके का होता है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ लॉज दिए थे। तो सबसे पहला लॉ हम डिस्कस करते हैं। पहले हम थ्योरेटिकली बताएंगे आपको, उसके बाद मैथमेटिकली भी बोर्ड के ऊपर करेंगे। तो देखिए, केपलर फर्स्ट लॉ। केपलर का जो फर्स्ट लॉ है वो ये कहता है कि जब कोई भी प्लैनेट सन के अराउंड रोटेशन करता है, सन के चारों तरफ घूमता है, तो केपलर के अकॉर्डिंग वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में ऑर्बिट करता है। किसमें? इलिप्टिकल ऑर्बिट में ऑर्बिट करता है। किस इलिप्टिकल ऑर्बिट का मतलब दीर्घवृत्ताकार, हिंदी मीडियम वालों के लिए दीर्घवृत्ताकार। तो देखिए, केपलर फर्स्ट लॉ। सबसे पहले केपलर फर्स्ट लॉ, केपलर फर्स्ट लॉ। केपलर के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग टू केपलर फर्स्ट लॉ, सन के चारों तरफ कोई भी प्लैनेट, सन के चारों तरफ कोई भी प्लैनेट सर्कुलर ऑर्बिट नहीं करता है। सन के चारों तरफ कोई भी प्लैनेट सर्कुलर ऑर्बिट नहीं करता है, क्योंकि सन के चारों तरफ जो कोई भी प्लैनेट अगर ऑर्बिट करेगा तो वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में ही रिवॉल्यूशन करेगा। किस में करेगा? एलिप्टिकल ऑर्बिट में ही रिवॉल्यूशन करेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम एलिप्टिकल ऑर्बिट बनाते हैं। ये एलिप्टिकल ऑर्बिट देखिए, केपलर के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई भी प्लैनेट सन के चारों तरफ घूम रहा है तो वह केवल इलिप्टिकल ऑर्बिट में ही रिवॉल्यूशन करता है, वो सर्कुलर ऑर्बिट में ऑर्बिट नहीं करता है। और इसके अब हम जानते हैं कि इलिप्टिकल जो शेप होती है इसके अंदर 2 फोकस होते हैं। कितने फोकस होते हैं? 2 फोकस होते हैं। और इन दोनों फोकस में से कोई सा भी एक फोकस हो, उस पर एक सन सिचुएटेड होता है। यहाँ पर देखो प्लैनेट, यहाँ पर प्लैनेट मान लिया, ये यहाँ पर सन, और ये इसका बीच सेंटर है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक सेमी मेजर एक्सिस, और यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी ये है सेमी माइनर एक्सिस। देखिए, अब आपकी केपलर का जो फर्स्ट लॉ है, सबसे पहले एक तो आपको इलिप्टिकल शेप होती है, उस कैसी शेप होती है। सबसे पहले इलिप्टिकल शेप देखिए,
केपलर फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई भी प्लानेट है सन के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन नहीं करता है, ये एलिप्टिकल ऑर्बिट में करता है, और जिस ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करता है उसके एक फोकस पर सन सिचुएटेड होता है। अब दोनों फोकस में से आप सन को कहीं पर भी सिचुएटेड कर सकते हो। तो केपलर का ये फर्स्ट लॉ है, केपलर का फर्स्ट लॉ है। अब केपलर का सेकंड लॉ क्या है, देखिए इधर केपलर का जो सेकंड लॉ है, हम बीएससी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। केपलर सेकंड लॉ, केपलर का जो सेकंड लॉ है ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर बेस्ड है। केपलर का जो सेकंड लॉ है देखिए वो क्या कहता है। केपलर का सेकंड लॉ ये कहता है कि जब कोई भी प्लैनेट सन के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करता है, जैसे ये इलिप्टिकल ऑर्बिट और यहाँ पर सन सिचुएटेड है, यहाँ से प्लैनेट डी टी टाइम में इतना टाइम कवर करता है, ये जैसे ये वाला एंगल है डी थीटा, यहाँ से लेके यहाँ तक आता है, ये है रेडियस आर। तो देखो यहाँ से और ये भी डिस्टेंस है आर। केपलर के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग इलिप्टिकल ऑर्बिट में, मतलब जो प्लैनेट है सन के चारों तरफ रिवॉल्यूशन करते हैं, पर यूनिट टाइम में उनके द्वारा कवर किया गया एरिया कांस्टेंट क्वांटिटी होता है। पर यूनिट टाइम में वो जो एरिया कवर करते हैं वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। पर यूनिट टाइम में एरिया कवर करते हैं वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये केपलर का क्या है, सेकंड रूल है। केपलर थर्ड रूल, केपलर थर्ड रूल ये कहता है कि जब कोई भी प्लैनेट सन के चारों तरफ ऑर्बिट करता है, तो उसके टाइम पीरियड का स्क्वायर उसकी जो सेमी मेजर एक्सिस है, सेमी मेजर एक्सिस ये वाली एक्सिस या ये वाली एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस की क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। कौन, टाइम पीरियड। तो ये केपलर लॉ के 3 स्टेटमेंट है, केपलर्स लॉ के 3 स्टेटमेंट है। सबसे पहले मैं पहला स्टेटमेंट फिर से रिवाइज कर देता हूँ, आपको ये नोट्स में भी मिलेंगे। देखिए केपलर्स फर्स्ट स्टेटमेंट, केपलर का, सन के चारों तरफ जितने भी प्लैनेट हैं सन के चारों तरफ रिवॉल्यूशन करेंगे तो केवल इलिप्टिकल ऑर्बिट में करेंगे और सन उस इलिप्स की एक ही फोकस पर सिचुएटेड होगा। अब दोनों फोकस में से आप कोई सी भी एक फोकस कंसिडर कर सकते हैं, ये पहला रूल। सेकंड रूल के अकॉर्डिंग सन के चारों तरफ पर यूनिट टाइम में इस ऑर्बिट में, इलिप्टिकल ऑर्बिट में पर यूनिट टाइम में कवर किया गया जो एरिया होता है ये कांस्टेंट क्वांटिटी होता है। पर यूनिट टाइम में प्लैनेट के द्वारा जो कवर किया गया एरिया होता है, जो स्वेप्ट एरिया होता है, वो कांस्टेंट क्वांटिटी होता है। ये सेकंड लॉ है, ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर बेस्ड है। अब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, उसको हम क्या करेंगे, उसको नेक्स्ट इस टॉपिक्स केपलर्स लॉ के ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद हम उसको पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को, क्योंकि इसका जो ड्राइव है, ये जो है सेकंड लॉ, इसका ड्राइव है, सेकंड लॉ है जैसे mr² डी थीटा ओवर डी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्वांटिटी होती है, ये सेकंड लॉ कहता है। यानी 1/2 r² डी थीटा ओवर डी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्वांटिटी होती है। तो देखिए ये भी सही है, लेकिन ये केपलर सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग कि कोई भी प्लैनेट पर यूनिट टाइम में इतना एरिया कवर करता है और ये जो एरिया है ये कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। ये केपलर का कौन सा नियम कहता है, सेकंड लॉ। थर्ड लॉ कहता है कि ये जो प्लैनेट है इसका टाइम पीरियड एक सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब, टाइम पीरियड का स्क्वायर सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये क्या है, सेमी मेजर एक्सिस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये केपलर्स के लॉ के 3 स्टेटमेंट है। अब हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से किसको ड्राइव करेंगे, केपलर सेकंड लॉ को। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम देखिए क्या कहता है। देखिए कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर
कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। देखो, अब जो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है वो क्या कहता है कि जब कोई भी पार्टिकल रोटेशनल मोशन करता है तो उसका टोटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। उसका टोटल एंगुलर मोमेंटम एक कांस्टेंट क्वांटिटी होता है। ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट है। अब टोटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है तो टोटल एंगुलर मोमेंटम को बेस मानकर, इसको कंजर्व क्वांटिटी मानकर हम केपलर्स का सेकंड इक्वेशन, केपलर का जो सेकंड लॉ उसको ड्राइव करेंगे। देखिए टोटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कैसे होता है। सबसे पहले इस लॉ का स्टेटमेंट ये कहता है कि जब कोई भी पार्टिकल सर्कुलर या फिर रोटेशनल मोशन करता है, जब कोई भी पार्टिकल रोटेशनल मोशन करता है, हम इसका रोटेशन थोड़ा छोटा बना लेते हैं। कोई भी पार्टिकल जब रोटेशनल मोशन करता है पर्टिकुलर आर रेडियस में, एम मास का पार्टिकल रोटेशनल मोशन कर रहा है v वेलोसिटी के साथ, तो इसका टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। अब देखिए, अब इसका ड्राइव कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। देखिए सबसे पहले वी नो दैट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने इस टाइप की मोशन के लिए, रोटेशनल मोशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव की थी। उस इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर से हम एक इक्वेशन को कंसिडर करते हैं। जैसे हम एक इक्वेशन का कंसिडर करते हैं आर डी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर प्लस 2 डी आर ओवर डी टी डॉट डी थीटा ओवर डी टी इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को कंसिडर करते हैं। हमारे पास दो इक्वेशन थे उसके अंदर, तो एक इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने कंसिडर कर लिया। अब इस इक्वेशन को हम अगर r से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर m भी था, अगर इस इक्वेशन को हम r से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, एम आर स्क्वायर बोथ साइड, एम आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी टी स्क्वायर प्लस 2r m डी आर ओवर डी टी डॉट डी थीटा ओवर डी टी इज इक्वल टू 0। देखिए इस इक्वेशन को हमने क्या किया, बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई कर दिया, r से मल्टीप्लाई कर दिया और m को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई तो कर दिया, अब इसको कंस्ट्रक्ट भी करना है। इस इक्वेशन को क्या करना है, छोटा भी करना है। तो इस इक्वेशन को हम वी कैन राइट this equation in following terms। अब देखिए फॉलोइंग टर्म्स में हम इक्वेशन को लिख सकते हैं d ओवर डी टी एम आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी टी, तो ये इसके इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब ऐसे कैसे लिख सकते हैं, इसका एक बार इंटीग्रेशन कर दो इसको, या फिर इसको डेरिवेटिव फॉर्म में चेंज कर दो तो आपके पास ये क्वांटिटी आएगी, या फिर इसका डेरिवेटिव करके देख लो, तो डिफरेंशिएशन करके देखोगे तो आपके पास ये क्वांटिटी आएगी। अब देखिए तो d ओवर डी टी एम आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी टी इज इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब एक वेरिएबल क्वांटिटी आ रही है। तो इसका मतलब ये टर्म क्या है, एम आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी टी इज इक्वल टू कैसी टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। कैसी टर्म है ये, कांस्टेंट टर्म है। इक्वेशन नंबर 2 कैसी टर्म है ये, कांस्टेंट टर्म है। अब देखिए यहाँ तक एंगुलर मोमेंटम का हमने कुछ भी कंसेप्ट जिक्र नहीं किया। अब हम एंगुलर मोमेंटम का जिक्र करते हैं। देखिए ये रेडियस r है, ये v वेलोसिटी के साथ पार्टिकल इधर जा रहा है और m इसका क्या है, मास है। तो अकॉर्डिंग टू फिगर, अब आते हैं एंगुलर मोमेंटम पर। अकॉर्डिंग टू फिगर, अब देखिए अकॉर्डिंग टू फिगर, अब इसको हम थोड़ा एलिप्टिकल बना लेते हैं। एलिप्टिकल शेप पे स्टडी कर रहे हैं तो इसको थोड़ा एलिप्टिकल बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू फिगर ये हमारा एलिप्टिकल शेप बन गया। आप सर्कुलर बनाकर भी कर सकते हो। यहाँ से ये सेंटर, ये पार्टिकल यहाँ से, ये वाला एंगल आपका डी थीटा आर, ये आपका आर डी थीटा। कोई किसी को डाउट हो तो यहाँ पर देखो आर डी थीटा कैसे आ गया, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो ये वाला जो आर्क निकालोगे तो आप क्या आ जाएगा, ए आर सी इज इक्वल टू एंगल कितना है, डी थीटा, रेडियस आर्क इज इक्वल टू कितना,
आर डी थीटा। तो ये वाली जो टर्म है आपकी कितनी है, आर डी थीटा, इस तरीके से आ गई। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू फिगर एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। अब हम प्रूफ क्या करने पर लग रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, मतलब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट क्वांटिटी होता है। और जब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट क्वांटिटी है और एंगुलर मोमेंटम का यूज करके हम ये कह चुके हैं कि अकॉर्डिंग टू केपलर सेकंड लॉ जो पर यूनिट एरिया स्वेप्ट होता है वो भी कांस्टेंट क्वांटिटी है, उसको प्रूफ करेंगे। देखो एंगुलर मोमेंटम जे वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, ये होता है हमारे पास, इसको स्केलर फॉर्म में लिखते हैं जे इज इक्वल टू आर एम वी, स्केलर फॉर्म में लिख दिया। जे वेक्टर इज इक्वल टू आर ओमेगा आर बिकॉज वी इज इक्वल टू ओमेगा आर। तो इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं हम इसको जे इज इक्वल टू आर स्क्वायर एम ओमेगा, ये हमारा एंगुलर मोमेंटम हो गया। अब जो ये एंगुलर मोमेंटम लिखा है जे इज इक्वल टू आर स्क्वायर एम ओमेगा बिकॉज ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी, देन जे इज इक्वल टू आर एम आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये टर्म और ये टर्म क्या है, जब आप एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हो और इसको लेकर आ रहे हो, जब एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं तो हमारे पास ये टर्म आ रही है और इसके इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर पहुँचे तो ये वाली टर्म कांस्टेंट आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एंगुलर मोमेंटम कैसी क्वांटिटी होता है, कांस्टेंट क्वांटिटी होता है। किसके लिए, रोटेशनल मोशन के लिए। किसके लिए, रोटेशनल मोशन के लिए। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइबर्स एंड फॉलोअर्स, आप समझ गए होंगे कि जब हम इक्वेशन ऑफ मोशंस को लेकर चले रोटेशनल मोशन के लिए और आगे जाते जाते हमने उसको कांस्टेंट प्रूफ किया और जब एंगुलर मोमेंटम निकाला तो वो भी हमारे पास ये सेम क्वांटिटी आया और ये क्वांटिटी तो हमारे पास कांस्टेंट है। तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो एक नोट अपने दिमाग में बिठा लेना या नोट्स लिखो तो उसमें लिख लेना, द टोटल एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट इन रोटेशनल मोशन ऑफ एनी पार्टिकल। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है रोटेशनल मोशन में, वो कैसी क्वांटिटी है, कंजर्व क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, कंजर्व क्वांटिटी है। अब ये तो हमारा क्या हो गया, ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया किसका, टोटल एंगुलर मोमेंटम इज कैसी क्वांटिटी, कंजर्व क्वांटिटी। अब प्रूफ करेंगे, हमने ये वाला निकाला था जो केपलर का सेकंड लॉ है, वो ये कहता है कि पर यूनिट एरिया 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी टी, ये वाला जो एरिया होता है पर यूनिट एरिया होता है। अब जो केपलर का सेकंड रूल है ये कहता है कि कोई भी प्लैनेट पर यूनिट इतना एरिया स्वेप्ट करता है और ये एरिया है ये भी कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये एरिया भी क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। देखो अब इस कांस्टेंट क्वांटिटी को कैसे प्रूफ करते हैं, इसके लिए हम इसको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। इसको देखिए इरेज करते हैं। देखिए ये प्रूफ हो गया हमारा एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट क्वांटिटी है। सो एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लिख लो, J इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कैसी क्वांटिटी है ये, कांस्टेंट क्वांटिटी है। क्लियर। अब देखिए, अब देखो हम यहां पर केपलर सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जो आपका एरिया है पर यूनिट एरिया, कोई प्लैनेट पर यूनिट एक फिक्स एरिया स्वेप्ट करता है, पर यूनिट एक फिक्स पर्टिकुलर एरिया स्वेप्ट करेगा और वो जो एरिया होगा वो क्या होगा, डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी टी।
अब ये हमें प्रूफ करना है, केपलर का सेकंड लॉ। इसको प्रूफ करने के लिए वही सबसे पहले कंसिडर करते हैं, इस कोने में बनाते हैं। अब ये हमारा एलिप्टिकल ऑर्बिट, ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इधर ये एरिया, ये डी थीटा है। तो यहाँ से प्लैनेट गया और प्लैनेट यहाँ पर पहुँच गया, तो ये हमारा अर्क हो गया। देन अर्क इज इक्वल टू आर डी थीटा बिकॉज दिस इज आर। अर्क इज इक्वल टू एंगल मल्टीप्लाइड रेडियस। ठीक है, यहाँ तक। अब देखो हम इसको प्रूफ करेंगे, तो इसको प्रूफ, इसके प्रूफ के लिए देखते हैं, हमने एक इक्वेशन थी हमारे पास, d ओवर डी टी एम आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी टी इज इक्वल टू 0। इसको प्रूफ करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन से ही करेंगे। तो एक बार इससे पहले वाली स्टेप भी लिख लेते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशंस लिखते हैं हम एम आर डी थीटा ओवर डी टी प्लस 2 डी आर ओवर डी टी डॉट डी थीटा ओवर डी टी इज इक्वल टू 0। अब इज इक्वल टू 0 हो गया। इस केस में इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, आर से मल्टीप्लाई किया था। तो अब इसको फिर कर देते हैं, वही हमारे पास एम आर स्क्वायर डी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर प्लस एम आर 2mr डी आर ओवर डी टी डॉट डी थीटा ओवर डी टी इज इक्वल टू 0। जैसे मैंने अभी आपको लास्ट में बताया कि इसको लिख सकते हैं हम एम आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी टी इज इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म एक ही है। क्या है ये? सेम टर्म है। इसको इसी तरीके से आप लिख सकते हो। अब देखो, जब आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो तो आगे, अगर ये इसके 0 के बराबर है तो एम आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्या हो गया ये टर्म क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिया था इक्वेशन नंबर सेकंड, मल्टीप्लाइड 1/2m बाई इक्वेशन 2। इसको 1/2m से मल्टीप्लाइड करो, 1/2m मल्टीप्लाइड एम आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब कॉन्स्टेंट को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कॉन्स्टेंट ही रहेगा, इसलिए डायरेक्टली हमने इसको कॉन्स्टेंट लिख दिया। m से m 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी टी इज इक्वल टू क्या है? ये कॉन्स्टेंट है। अब ये टर्म भी क्या आ गई? कॉन्स्टेंट आ गई। ये टर्म भी क्या आ गई हमारे पास? कांस्टेंट आ गई। तो देखिए, अब ये टर्म कांस्टेंट आ गई तो हमारे पास देखो, अब ये ट्रायंगल बन रहा है। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। एरिया इज इक्वल टू, एरिया निकाल लो डी ए, क्योंकि एंगल हमारे पास डी थीटा है। 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट हमारे पास अर्क, तो यहाँ से डी ए इज इक्वल टू 1/2 आर डी थीटा। तो यहाँ से फाइनली डी ए इज इक्वल टू आर स्क्वायर डी थीटा। ये हमारे पास 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा। अब इसको आप लिख दो यहाँ से, डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी टी। ये तो हमारे पास एरिया होता है, ये हमारे पास एरिया आ रहा है। लेकिन यहाँ से हमें इसी इक्वेशन ऑफ मोशन से पता लग रहा है कि एरिया भी कांस्टेंट है। क्या है? एरिया भी कांस्टेंट है। सो फाइनली डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसका मतलब है कि पर यूनिट टाइम में अगर कोई प्लैनेट जितना एरिया स्वेप्ट करता है, वो एरिया क्या है? ये जो एरिया है पर यूनिट टाइम में, या इतना करे या इतना करे, तो पर यूनिट टाइम में ये जो एरिया है ये कैसी क्वांटिटी है? ये एरिया होगा कांस्टेंट क्वांटिटी, कंजर्व्ड क्वांटिटी। एरिया भी क्या होगा?
कांस्टेंट होगा। तो ये केपलर के कौन से नियम का प्रूफ है? सेकंड लॉ का प्रूफ है। केपलर के सेकंड लॉ का प्रूफ है। एक बार इस मार्कर के अंदर इंक पुट कर लेते हैं, तब तक आप लोग इसको देखिए। हम वीडियो को पॉज करके भी इंक पुट कर सकते हैं, लेकिन तब तक आप लोग बोर्ड पर एक नज़र डेरिवेशन को देख सकते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, हमारे पास पर्टिकुलर इस इक्वेशन ऑफ मोशन, सबका बेस है इक्वेशन ऑफ मोशन इन रोटेशनल फॉर रोटेशनल पार्टिकल। सबका बेस है, यहाँ से आया हमारे पास ये क्वांटिटी कांस्टेंट आ गई, इसको 1/2m से मल्टीप्लाई किया तो ये क्वांटिटी कांस्टेंट आ गई, और जब इसका एरिया निकाला तो यही क्वांटिटी आ रही है। इसका मतलब एरिया क्या है? कांस्टेंट क्वांटिटी है। क्या है एरिया? कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो फाइनली हम ये लिख सकते हैं, फाइनली ये लिख सकते हैं dA/dt, यहीं लिख लो, dA/dt इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट 1/2r² dθ/dt। दिस इज केपलर सेकंड रूल। केपलर सेकंड रूल। अब केपलर थर्ड रूल पर आते हैं। केपलर थर्ड रूल, केपलर का थर्ड रूल है, देखिए वो क्या कहता है। केपलर का थर्ड रूल, केपलर थर्ड रूल ये कहता है कि टाइम पीरियड, जब कोई भी प्लानेट किसी सन के या किसी एक पॉइंट के अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेशन करता है, एलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, एलिप्टिकल मोशन करता है, तो उस केस में जो उसका टाइम पीरियड है, देखिए केपलर थर्ड लॉ, केपलर थर्ड लॉ क्या कहता है? केपलर थर्ड लॉ ये कहता है कि जो प्लैनेट का टाइम पीरियड है वो सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। तो देखिए अब इसका जो थर्ड लॉ है, इस थर्ड लॉ के लिए न्यूटन ने भी कुछ डिस्कशन किया। हम न्यूटन भाई साहब फिर केपलर के साथ आ गए। तो जब थर्ड लॉ था तो थर्ड लॉ से रिलेटेड न्यूटन का भी कुछ डिस्कशन था। तो न्यूटन का डिस्कशन देखिए क्या था। हम इसको इस तरीके से लिखते हैं t² इज इक्वल टू KA³। क्लियर? KA³। अब A क्या है हम डायग्राम में बना देते हैं, जिससे हमारे प्यारे स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइबर्स को समझ में आ जाएगा। एंड दिस इज एलिप्ट, यहाँ पर इसका एक फोकस, दूसरा फोकस, एक प्लैनेट कंसिडर कर लिया यहाँ से इस फोकस से। तो ये तो है इसका सेमी मेजर एक्सिस और ये है इसका सेमी माइनर एक्सिस। क्लियर? सेमी मेजर एक्सिस A³। देखिए यहाँ पर प्लैनेट है और यहाँ पर सन। तो यहाँ से वी नो दैट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। अब ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t होता है बिकॉज बट वी नो t², सो वी कैन पुट t² इज इक्वल टू t² इज इक्वल टू 4π² तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे हम, देन 4π² इज इक्वल टू KA³, देन ω² इज इक्वल टू 4π²/KA³, 4π²/KA³। लेकिन न्यूटन ने क्या कहा? न्यूटन ने कहा कि अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उस केस के अंदर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो ओमेगा इज इक्वल टू 4π²/KR³। सर्कुलर मोशन कर रहा है तो आप A इज इक्वल टू R मतलब रेडियस भी कंसिडर कर सकते हैं। ये क्या हो गया? ω² हो गया। बट ए पार्टिकल जब इस टाइप की मोशन करता है, सर्कुलर मोशन करता है या एलिप्टिकल मोशन करता है, तो वहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। जब ये सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है तो इसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू m ω²।
एम आर ओमेगा स्क्वायर, क्लियर, एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब इस वैल्यू को आप पुट करोगे देन एम आर ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू है हमारे पास 4 पाई स्क्वायर के आर क्यूब, तो एक आर से आर कैंसिल आउट, देन द सेंट्रीपिटल फोर्स 4 एम पाई स्क्वायर डिवाइड बाई के आर स्क्वायर। अब न्यूटन ने यह डिस्कशन दिया, ये कंक्लूजन निकला कि जब कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है या प्लैनेट मोशन करता है तो उस पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, है पहला कंक्लूजन न्यूटन का। नेक्स्ट कंक्लूजन न्यूटन का, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर प्लैनेट का मास बढ़ता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी इंक्रीज होगा, रेडियस बढ़ती है तो सेंट्रीपिटल फोर्स डिक्रीज होगा इस केस में, देखिए। एंड ये कांस्टेंट क्वांटिटी के इज ए प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, सो बेसिकली 2 रिजल्ट्स थे उसके। तो ये न्यूटन के, तो यहाँ पर हम 2 चीज़ें कंसिडर कर सकते हैं, एक मास एंड एक रेडियस। तो ये न्यूटन का कंक्लूजन था। अब ये न्यूटन ने कुछ इस तरीके से इसको आगे जाके इस तरीके से सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन इंट्रोड्यूस कर दिया। तो ये हमारा छोटा सा कंसेप्ट था, किसको लेके, केपलर्स लॉ को लेके। किसको लेके, केपलर्स लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का हमारा एक छोटा सा कंसेप्ट था। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कुछ इस तरीके का होता है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, नोट्स मिलेंगे आपको नोट सेक्शन के अंदर, या फिर जो स्टूडेंट इसको चैनल पर देख रहे हैं तो उनको टेलीग्राम के अंदर या फिर व्हाट्सएप के अंदर नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। और हमारी जो एप्लीकेशन है उसके अंदर बीएससी के लिए कुछ डेमो अवेलेबल्स हैं या फिर कुछ फ्री वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, उनको आप देख सकते हैं जब तक हम उनको फ्री सेशन के लिए रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।